चलो सो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, कल अपन ने क्या क्या देखा था। अपन ने एक छोटा सा लेक्चर देखा था जिसपे मैंने पहले आपको कहा था कि चैप्टर क्यों पढ़ना है। बताओ रीजन क्या है। जिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम इंडिया के बाहर है उनको पता होना चाहिए कि टैक्स वहां पे देना है या यहाँ पे, या जो बाहर के लोग है जो यहाँ पे के पैसे कमा रहे हैं। अपन ने आईपीएल का एग्जाम्पल देखा था। सो देर अर्निंग इनकम इन इंडिया, सो यहाँ पे टैक्स देंगे या वहां पे, ये डिपेंड्स करता है रेसिडेंट स्टेटस पे। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड दिस। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके लिए क्राइटेरिया पीरियड ऑफ स्टे, जो आज मैं पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। फिर अपन देखा था कि पीरियड ऑफ स्टे निकलते समय क्या क्या करना है। पहले देखा था कि अगर आने जाने का समय नहीं दिया है तो जिस दिन आया जिस दिन गया वो दोनों दिन को पूरा काउंट करना है। सेकंड, अगर आने जाने का एग्जैक्ट समय दिया है तो नंबर ऑफ आवर जोड़ना है, नंबर ऑफ डेज जोड़ना है। आवर्स 24 है तो उसको एक दिन मानना है, 24 या उससे ज्यादा है तो उसको एक दिन मानना है। कितने 24 या ज्यादा उसको क्या मानना है, एक दिन मानना है। फिर अगर आने का समय डेट नहीं दिया तो 1 अप्रैल से काउंट करना है। फिर जाने का समय नहीं दिया तो 31 मार्च तक काउंट करना है। एंड ऐसे एग्जाम्पल पे फंसता नहीं है कि वो इंडिया में 190 दिन के लिए आया है तो आप ये मत लिखना कि सर 190 तो हो रहा है, क्यों कैलकुलेट करें। अपने को स्टेटस प्रीवियस ईयर का निकालना है तो अपने को स्टेटस 31 मार्च तक का निकालना है। तो कल के एग्जाम्पल में 31 मार्च तक 91 डेज हो रहे थे एंड बचे हुए 19 डेज काउंट होंगे, वो अगले साल काउंट होंगे, इस साल काउंट नहीं होंगे। तो अगर अपने 5 एग्जाम्पल, 4 मैंने पीपीटी और ये अगर अपने 5 कल अच्छे से रिवाइज कर लिए तो आपके 5 मार्क फिक्स हो गई, ये मेरी गारंटी। बट दिस इज द बेस जो आपको अच्छे से लर्न करना है। नाउ सिटीजनशिप ऑफ कंट्री एंड रेसिडेंट स्टेटस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी एक इनकम के लिए रेसिडेंट बन जाते हैं तो सभी इनकम के लिए क्या क्या बनते हो, रेसिडेंट। तो रेसिडेंट स्टेटस इनकम वाइज नहीं है, ये क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो आपके लिए मेरे लिए स्टे का क्राइटेरिया है। तो अगर मैं रेसिडेंट बन गया तो मेरे जितने भी इनकम है मैं सबके लिए रेसिडेंट बनूंगा। इनकम के हिसाब से रेसिडेंट स्टेटस चेंज नहीं होता है। देन ये रेसिडेंट स्टेटस प्रीवियस ईयर का देखना है। असेसमेंट वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अपन को इनकम प्रीवियस ईयर का एसेस करना है। तो प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना है कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो भी वर्किंग हो रहा है वो प्रीवियस ईयर का हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। चलिए, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डिसाइड रेसिडेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके पहले रेसिडेंट स्टेटस के लिए मैंने 5 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया है। चैप्टर 1 में अपन देखा था कि देयर आर 7 कैटेगरीज, बट यहाँ पे एवरी अदर पर्सन में सब लोग आ गए। जो एबीसीडी में नहीं है वो सब ई में है। सो इंडिविजुअल, एचओएफ, फर्म, एओपीपीओआई, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये छोड़ के कौन बचा, पार्टनरशिप फर्म वगैरह वगैरह जो भी है वो सब इसमें है। तो ये सबको मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। नाउ अभी रेसिडेंट स्टेटस जो है दो प्रकार के होते हैं, वन इज रेसिडेंट एंड वन इज नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बनने का दो ऑप्शन है, एक ROR, एक RONR। एक ROR होगा और एक RNOR होगा। एक ROR होगा और एक क्या होगा, RNOR होगा। तो रेसिडेंट बनने का दो ऑप्शन है, एक ROR है और एक क्या है, RNOR। ना अभी आपको समझेंगे नहीं, आप बोलेंगे सही ये ROR क्या है, ये RNOR क्या है। तो गाइस इस चैप्टर को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटस कैसे फाइंड आउट होता है, वो होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको इनकम से कैसे लिंक करना है। ठीक है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये क्या है मैं बता नहीं पाऊंगा, बट ये कैसे बनते मैं आपको बता पाऊंगा। आप समझ रहे क्या। तो अभी आप ये जानने की कोशिश मत करना कि ROR का यूज क्या है, RNOR का यूज क्या है। तो इसका यूज मैं आगे बताने वाला हूँ, बट पहले मेरे को आपको ये तो पढ़ाना पड़ेगा कि RI कैसे बनते हैं, NR क्या है, ROR क्या है। तो इन शॉर्ट देर आर 3 पॉसिबल आंसर इन एग्जाम। या तो बंदा मतलब RI बनने के बाद दो ऑप्शन है, ROR एंड RNOR, एंड NR बन गया तो बात खत्म। ऐसे तीन ऑप्शन में, ऐसे तीन ऑप्शन में उसका स्टेटस क्या किया है, डिवाइड किया गया। ऐसे तीन ऑप्शन में उसका स्टेटस क्या किया है, डिवाइड किया गया है। अभी जरा डायग्राम देखो।
बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है? 2 मिनट देता हूं और एक हिंट भी देता हूं। चलो, हिंट भी दिया, बताओ क्या है? ऊपर का डायग्राम देखो, ये भी देखो, थोड़ा सोचो कि क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। सोचो, कुछ तो डिफरेंस है ना। ठीक है, नहीं समझा? इंडिविजुअल एचएफ के लिए 3 स्टेटस है, आरओआर, आरएनओ और एनआर। बाकी सभी एसएससी के लिए 2 ही स्टेटस है। तो ये जो डायग्राम था, ये किसके लिए था? और इसमें आरआर एनआर भी कवर्ड है। तो प्राइम ऑफिस से 2 ही स्टेटस है, या तो आप रेसिडेंट बनोगे या तो नॉन रेसिडेंट बनोगे। किनके लिए? इनके लिए, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई। बट जहां पे इंडिविजुअल एचएफ आता है, वहां पे 3 ऑप्शंस, आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर। ठीक है, इज दिस क्लियर? सबको झेप रहा है? वेरी गुड। नाउ अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट लाइकली है, दैट इज रेसिडेंट स्टेटस फॉर एन इंडिविजुअल, सेक्शन 6 क्लॉज 1। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल हर एग्जाम में आता है, सो एकदम ध्यान से, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इंडिया। इंडिविजुअल के लिए पहले क्या देखेंगे अपन कि वो रेसिडेंट है क्या। रेसिडेंट बनने के बाद 2 ऑप्शंस, आरओआर एंड आरएनओआर। ठीक है, नाउ अभी उन्होंने क्या किया, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ मेरे पास अगर है तो। देखो, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 2 कंडीशंस। एक है बेसिक कंडीशंस, सेक्शन 6 क्लॉज 1 के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें 2 कंडीशंस है, एक ए है और एक सी है। या तो आप दोनों फुलफिल करोगे, या तो दोनों में से एक करोगे, एक नहीं करोगे, या दोनों नहीं करोगे। करेक्ट ना? तो आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा, दोनों में से एक भी करेंगे तो आपको क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। एंड दोनों नहीं करेंगे तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। मतलब से 2 कंडीशन में आपको पढ़ाने वाला हूं, 61A एंड 61C। बोलो, दोनों फुलफिल किया रेसिडेंट, दोनों में से एक किया रेसिडेंट, दोनों नहीं किया नॉन रेसिडेंट। एंड फिर अब हम पढ़ेंगे एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, उसमें भी 2 कंडीशंस है, ए एंड बी। अब इसमें दोनों करेंगे तो आर ओ आर, दोनों करना पड़ता है। दोनों में से ये किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये किया, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये स्ट्रक्चर आपको पहले पता होना बहुत जरूरी है कि अभी जो अपन 2 कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्लॉज ए एंड क्लॉज सी है। दोनों फुलफिल किया तो रेसिडेंट, दोनों में से एक किया तो भी रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। एंड जो 6 है, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 उसमें है ए एंड सी। उसमें क्या है? ए एंड बी है, सॉरी। दोनों एक साथ फुलफिल किया तो आर ओ आर। तो आर आई बनने के लिए एक फुलफिल किया तो भी चलता है, दिमाग में डाल दो। लेकिन आर ओ आर बनने के लिए दोनों फुलफिल करना पड़ता है। आई रिपीट, आर आई बनने के लिए एक किया तो भी चलेगा, कितना किया तो चलेगा बोलो? एक।
बट ROR के लिए दोनों करना पड़ेगा, ROR के लिए दोनों करना पड़ेगा, तो ये आप बन सकते हैं ROR। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लिख के रखना एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लो फटाफट, फिर मैं कंडीशन पढ़ता हूं। हो गया, चलो आइए पढ़ते पहला कंडीशन। नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। एन इंडिविजुअल बोला है, सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया। इंडिविजुअल मतलब रेसिडेंट भी हो सकता है यहाँ, सॉरी इंडियन सिटीजन हो सकता है या फॉरेन, तो यहाँ पे लिख के रखना सिटीजनशिप नॉट रिलेवेंट। इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सैटिस्फाई एनी वन ऑफ फॉलोइंग टू कंडीशन। तो नीचे तो दो कंडीशन दिया, उसमें से कोई भी एक भी फुलफिल किया उसको क्या माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। एंड कुछ भी नहीं किया तो क्या बनता है, वो नॉन रेसिडेंट बनता है। कुछ भी नहीं किया तो क्या बनता है, वो नॉन रेसिडेंट बनता है। क्या बनता है, वो नॉन रेसिडेंट। दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं किया। ठीक है, सिंपल है। पहला कंडीशन, ही इज इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 180 days और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा अपना, बोलो। तो 23-24 में आपका इंडिया में स्टे होना चाहिए, 182 है उससे ज्यादा। सर इक्वल होगा तो चलेगा क्या, चलेगा ना, और मोर बोला है तो 182 है तो भी चलेगा, उससे ऊपर है तो भी। तो अगर आपका लास्ट टेस्ट 182 है उससे ज्यादा है तो आप रेसिडेंट हो। ये नहीं हो रहा तो दूसरा कंडीशन, कि जो क्रिकेटर्स आते हैं ना IPL खेलने के लिए, दे स्टे हियर फॉर ओनली 50-60 days। ही इज इन इंडिया फॉर 60 days और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर तुम्हारा 182 नहीं हो रहा है ना तो चेक करो 60 days है क्या, है। एंड बोला है, एंड हाईलाइट करो, एंड का मतलब क्या है सर, he has been in India for 365 days or more during 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। मतलब दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि आपको 60 + 365 का करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर में आपका स्टे 23-24 में कितना होना चाहिए, 60, एंड उसके पहले 4 साल 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, करेक्ट। इन 4 साल में आपका स्टे इंडिया में 365 चाहिए मिनिमम। तो 4 साल में कभी भी हो सकता है। पहले 2 साल आप इंडिया के बाहर थे, नो प्रॉब्लम, अपने को 4 साल का एग्रीगेट स्टे देखना है। तो 4 साल में कब इंडिया में था नहीं था, दैट इज योर प्रॉब्लम, यू जस्ट काउंट नंबर ऑफ डेज। तो आप लास्ट ईयर 60 डेज इंडिया में थे क्या, हाँ यस। उसके पहले 4 साल 365, हाँ सर वो भी था, तो तभी आप रेसिडेंट बन सकते हो। तो ये दोनों में से ये है क्लॉज ए, ये सी जो मैंने आपको लिख के दिया था, ए एंड सी। तो दोनों में से एक भी फुलफिल किया तो रेसिडेंट, दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। एक एग्जांपल दिखाता हूं। 23-24 में आपका स्टे था 185 एंड 182, बोलो क्या होगा आंसर, 182 है या 185, बोलो आंसर क्या होगा, एकदम सही जवाब, रेसिडेंट बनेंगे क्योंकि 618 का कंडीशन फुल हो रहा है। सेकंड एग्जांपल, अब यहाँ पे 68 हो रहा है एंड इन 4 साल का स्टे कितना हो रहा है चेक करो। 68 हो रहा है मतलब 180 तो नहीं हो रहा है, 60 के ऊपर क्या है, अभी इन चारों का टोटल लो, 45 + 120 + 220, 385 हो रहा है। कितना हो रहा है, 385, कितना हो रहा है, 385। तो बोलो कंडीशन फुल भी हो रहा है क्या, हो रहा है, 60 भी हो रहा है और 365 भी हो रहा है, तो बनता क्या बनेगा, बोलो रेसिडेंट बनेगा 616 के हिसाब से। तीसरा एग्जांपल, 68 है, लास्ट 4 साल में 130 है, क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट, क्योंकि 60 एंड 365 दोनों साथ में होना चाहिए। यहाँ पे 60 हो रहा है बट 365 नहीं हो रहा है, समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। एंड लास्ट आपका स्टे 45 डेज है, 45 डेज है तो ना 182 हो रहा है ना 60 हो रहा है, तो आपका स्टेटस क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने कवर किए।
ये पहला। दूसरा, एक बार देख लो आपको समझा क्या कि कैसे सर ने किया है। तो पहले एग्जांपल में क्या किया, ओनली स्टे 182 उससे ज्यादा था रेसिडेंट। सेकेंड एग्जांपल में 60 से भी ज्यादा है और लास्ट 4 साल में 365 से भी ज्यादा है। लास्ट 4 साल में कभी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लो। समझ में आ गया आपको चारों एग्जाम्पल। चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक का पार्ट काफी आसान था। अभी यहाँ पे थोड़ा आगे कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन टू अबव रूल इन फॉलोइंग केसेस, कंडीशन सेकेंड ऑफ 6(1) इज इररिलेवेंट। मतलब ये कंडीशन इररिलेवेंट है। मतलब नीचे जो मैं 2 केसेस पढ़ने जा रहा हूं वहां पे देखो क्या लिखा है, एन इंडियन सिटीजन who lives in India during the year for the purpose of employment, an Indian citizen who lives in India during the year during the previous year as a member of crew of an Indian ship। मैं बताता हूं, तो इन दोनों के लिए 182 ही रहना पड़ेगा। कितना रहना पड़ेगा? 182 ही रहना पड़ेगा। तो इनके लिए कौन सा ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा? 60 एंड 365 यहाँ पे से कट करके लिखना, इनके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो ये पहला एक्सेप्शन है जिसमें 2 लोग हैं। अच्छा, इसमें सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है। नीचे और एक है बी। तो ये जो ए एंड बी के एक्सेप्शन है यहाँ पे सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में यही पे लगता है, ऊपर नहीं लगता। ऊपर मैंने ऊपर वर्ड क्या था, इंडिविजुअल। ये जो एक्सेप्शन है ये एग्जाम में अप्लाई कब करना है? पहला कंडीशन वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए तो ही अप्लाई करना है। अगर क्रिटिकल है तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। सो ध्यान से सुनना, ये एक्सेप्शन बोलो किसके लिए अप्लाई होगा? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर फॉरेन सिटीजन है तो ये अप्लाई नहीं होगा। अभी बोलना क्या चाहते हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन हो एंड आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर गए हो, किसके लिए गए हो? एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर गए हो, तो बोलो तो क्या होगा? अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए तो क्या होगा बोलो? आपको 182 का पीरियड लिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इट कैन बी फॉर जॉब और इट कैन बी फॉर बिजनेस पर्पस। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो आप जॉब की वजह से इंडिया के बाहर गए हो, या आपका नया बिजनेस की वजह से इंडिया के बाहर गए हो, या यहाँ पे नया सेटअप करने गए हो, वहां पे नया जॉब ढूंढने गए हो, तो आपको एग्जिस्टिंग काम की वजह से बाहर जा रहे हैं या नए काम के लिए जा रहे हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। ऑफिस के काम के लिए अगर आप जा रहे हैं या जॉब के पर्पज के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए 60 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। आपके लिए 182 मिनिमम रहना पड़ेगा इंडिया में रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है। एंड सेकेंड एक्सेप्शन लगाया गया है, अगर आप इंडियन शिप के एम्प्लॉय हो, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, तो इंडियन जो शिपिंग कंपनी है उसके आप मेंबर हो, एंड एज अ क्रू मेंबर अगर इंडिया के बाहर जा रहे हो, क्रू मेंबर बोला है, साथीदार उनका, तो आपके लिए भी 60 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, आपको 182 ही रहना पड़ेगा। ओके, तो क्या बोला? एज अ क्रू मेंबर, क्रू मेंबर पे फोकस करना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पता है, ये अपना एक स्टूडेंट है अमित, वो इंडियन शिपिंग कंपनी पे काम कर रहा है एंड वो 1 महीने की छुट्टी पे है। तो वो फैमिली को लेके उसी शिप से बाहर जा रहा है घूमने, फैमिली को लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहा है? फैमिली को लेके जा रहा है। तो बताओ वो एक्सेप्शन में आएगा क्या? वो इंडियन सिटीजन है, लिविंग इंडिया है, बट एज अ मेंबर ऑफ क्रू जा रहा है क्या? नहीं, अभी वो वेकेशन पे है। क्लियर कट लिखा कि एज अ क्रू मेंबर जा रहा है तो एक्सेप्शन अप्लाई होगा। इफ इज लिविंग इंडिया एज एन टूरिस्ट, नॉट एज एन एम्प्लॉय और क्रू मेंबर, तो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। प्रोविजन अप्लाई, तो प्रोविजन अप्लाई के लिए यहाँ पे जब आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं शिप में से, एज अ क्रू मेंबर होना चाहिए। आप 1 महीने की छुट्टी पे हो, फैमिली के लेके घूमने के लिए उसी शिप से जा रहे हो, प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा।
प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। बराबर है क्या? ठीक है। सो आज और एक चीज बताता हूँ। अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहिए, कब जाना चाहिए? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो 17-18 में एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, बच्चे बोलते हैं एक्सेप्शन में आएगा, नहीं रे बाबा, वो ऑलरेडी, तो ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोला, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24, तो उसके लिए देखना है। तो ये दोनों एक्सेप्शन करंट प्रीवियस ईयर में देखना है। अपन स्टेटस कौन से साल का देख रहे हैं? करंट प्रीवियस ईयर का। तो 4 साल पहले का वो डेटा रिलेवेंट नहीं है, इस साल का डेटा क्या है उस हिसाब से बोलना है। तो 4 साल पहले इंडिया छोड़ के गया है, आज गया है क्या? नहीं, तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। एक्सेप्शन में आने के लिए ये 1 एंड 2 एक्सेप्शन इस साल अप्लाई होना, मतलब इस जरूरी है। तो ये 60 का कंडीशन कितना हो जाएगा? 60 की जगह 182 होगा, मतलब 182 एंड 365 दोनों होगा। अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपका, एकदम करेक्ट है सर, 182 होने के बाद 365 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल इशू है प्रोविजन में। उन्होंने क्या बोला कि 60 गेट रिप्लेस बाय 182, बट 182 बनता है तो ऑलरेडी वो ऊपर ही रेसिडेंट बन जाता है, उसके लिए फिर 365 की कंडीशन इनडायरेक्टली अप्लाई होती ही नहीं है। बट अपन एग्जाम में चेक करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे करना है। आपके मन में डाउट रहेगा ना, सो 182 अगर होता है तो ऊपर ही आएगा फिर उसके लिए 365 लगाना है क्या? यस, आंसर लगाना है। ये एक्सेप्शन में 182 प्लस 365 लगाना कंपलसरी है ना। तो टेक्निकली 182 हो रहा है, बट यहाँ पे 182 प्लस 365 दोनों लगाना जरूरी है फॉर एक्सेप्शन। एंड दूसरा एक्सेप्शन बी, पहले एक्सेप्शन में दो थे, अब ए एक्सेप्शन में दो, अभी बी, एंड इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes on a visit to India during the previous year, modified condition applicable। देखो क्या है, अभी आप एक नया वर्ड है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या मैं पहले बताता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? जिनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है। सो 1947 के पहले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फाइनली के पहले हम साथ में थे ना, उसको बोलते हैं इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब है born in undivided India। तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टर लाल कृष्ण अडवाणी, आप चेक करना गूगल पे, आई एम नॉट श्योर, उनका जन्म 1936 में शायद लाहौर में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो आप चेक करना, तो ऐसे इवन आपके ग्रैंडमदर का चेक करना, उनका भी वही रहेगा, बट वो इंडिया में थे। इवन मिस्टर लाल कृष्ण अडवाणी वहां से यहाँ पे नहीं आए, ये यहीं पे थे। ये प्रोविजन किसके लिए है? जो बाहर से इंडिया में आ रहा है इस साल 22-23-24 में। अपना प्रीवियस ईयर क्या है? ये सभी कंडीशन 23-24 में अप्लाई करना है। तो कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, दोनों में से कोई भी एक जो इंडिया विजिट करने वाला है, सिर्फ पहले एक्सेप्शन में वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, दोनों केस में एज ए एम्प्लॉयमेंट हो या एज ए क्रू मेंबर हो, इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो एक्सेप्शन नंबर ए इज कमिंग इनटू इंडिया, एक्सेप्शन बी इज लिविंग इंडिया। आई रिपीट, एक्सेप्शन ए कमिंग इनटू इंडिया, एक्सेप्शन बी लिविंग इंडिया है। तो ये सॉरी, एक्सेप्शन है कमिंग इनटू इंडिया है, लिविंग इंडिया, एंड बी कमिंग इनटू इंडिया। शायद मैंने उल्टा बोला, ए क्या है? लिविंग इंडिया, बी कमिंग इनटू इंडिया। हाँ, तो ये विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है, देखो उनके लिए अलग प्रोविजन है। सो इसमें नया वर्ड था, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? तो बोलो, हु इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? जिसका जन्म अनडिवाइड इंडिया में हुआ है। मैंने दिया डेफिनेशन, पढ़ने वाला, डोंट वरी। सर आपने विजिट को क्यों हाईलाइट किया? अच्छा, विजिट का मतलब क्या है? जी, किसके लिए अप्लाई? तो मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई रिलेटिव्स वगैरह है जो बाहर जॉब कर रहे हैं, वो इंडिया में आपको साल 2 साल में 1-2 महीना मिलने आते हैं, उनके लिए अप्लाई होगा। बिकॉज आर दे पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन? यस, या तो इंडियन सिटीजन है या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एंड आपको मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, तो उनके लिए प्रोविजन अप्लाई होता है। तो आपको कोई भाई बहन रिश्तेदार फ्रेंड्स यूएस गए हैं जॉब करने के लिए, साल में देखो एक बार आते हैं, आर दे इंडियन सिटीजन? यस। आर दे कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट? यस। तो उनके लिए
कितना लेना पड़ेगा मिनिमम 182 एंड 365। अच्छा देखो इनके लिए थोड़ा अलग कंडीशन है। देखो अभी इनके लिए दो ऑप्शन है, इनके लिए डायरेक्टली 182 नहीं, कंडीशन है हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड 15 लाख। मतलब इस बंदे का खाली स्टेटमेंट देखो, इनकम भी देखो, कौन सा इनकम, फॉरेन में जो मिल रहा है वो छोड़ के इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो कोई बंदा बाहर से इंडिया में आ रहा है ऑन अ विजिट, उसका इंडिया में जो इनकम है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट इनकम, वो छोड़ दो, फॉरेन का कितना फर्क नहीं पड़ता है, अपने को रेसिडेंट स्टेटस अपना देखना है। तो इंडिया में उसका इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर ये स्टे 182 हो जाएगा, 120 हो जाएगा रिड्यूस होके। ही इज इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 during the previous year and 365 during the 4 previous year। तो पहले जो 60 था उसका 182 हो गया इस दो केस में, इस पे कितना हो गया 182 एंड इसका कितना हो गया 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया एक्सेप्शन में, कितना हो गया 120 हो गया एक्सेप्शन में। तो अगर ये जो पर्सन है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, तो ये आपका रिलेटिव है जो इंडिया में आ रहा है एंड उसका अगर इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उसने यहाँ पे घर लेट आउट किया है, बैंक में एफडी है, यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, जो भी इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, तो वो 120 डेज पे रहता है एंड 365, तो क्या बन जाएगा रेसिडेंट बन जाएगा। एंड 15 लाख से कम है तो फिर वही होगा 182 होगा। 120 कब होगा 15 लाख से ज्यादा है तो, मतलब ये एक्सेप्शन यहाँ पे भी 180 है, नहीं ऐसा नहीं, ये तीनों के लिए 180 है, बट कब अगर आपका इनकम ये बी के लिए सॉरी 15 लाख से कम है, तो 15 से ज्यादा है तो फिर 120 रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। एंड इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही either of his parents or any of his grandparents were born in undivided India। A person is said to be of Indian origin if वो खुद या उसके माता पिता या माता पिता के माता पिता, ऐसे ऐसे खुद उसके माता पिता, माता पिता के माता पिता, बोथ मॉम डैड साइड, सो दादा दादी नाना नानी, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं, तो ये इनमें से किसी का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो आपको, आप यहाँ पे कवर्ड हो, आप यहाँ पे क्या हो, अब जहां जहां पे मैंने लिखा है इंडियन ओरिजिन वहां पे आप कवर्ड हो, ठीक है। तो एंड व्हाट इज इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स का मतलब है जो इनकम इंडिया के बाहर ड्यू हुआ है और रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना फॉरेन सोर्स, जैसे लिंक कर करके व्हाट इज फॉरेन सोर्स, जो ड्यू भी इंडिया के बाहर हुआ है रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर हुआ है उसको हम बोलते हैं फॉरेन सोर्स, ठीक है। तो ऐसा है, तो क्या 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 देखो गवर्नमेंट ने एक क्वेश्चन अपन देखते पूरा, पहले ए एंड बी को सेकंड जो कंडीशन उसको 60 कर दिया, 182 कर दिया, एंड फिर जो सेकंड कंडीशन उसको 15 लाख से ज्यादा है तो 120, 15 से कम है तो वापस 182 होगा। तो ये जो मैंने एक्सेप्शन पढ़े ए एंड बी में, पहले चीज लर्न क्या करना है, ये दोनों एक्सेप्शन है, इन दोनों में इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ए जो एक्सेप्शन है वहां पे दोनों केस में आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, जो बी एक्सेप्शन है वहां पे आप इंडिया में आ रहे हो, प्लस बी में इंडियन ओरिजिन भी है। तो जो पहला पार्ट है इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड क्रू मेंबर, उनके लिए 60 की जगह 182 लिया जाएगा। देन इंडियन ओरिजिन अगर है तो दो ऑप्शंस, इनकम उसको 15 लाख से ज्यादा है इंडिया में अदर देन फॉरेन सोर्स तो 120 किया जाएगा, एंड 15 लाख से कम है तो 182 किया जाएगा। अभी ऐसा क्यों, ये लॉजिक समझो, अभी मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बता दिया, आई होप स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी क्लियर कि कैसे देखना है, और अपन न्यूमेरिकल करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो ये हो गया अपना कंडीशन, कोई डाउट, बराबर है। अभी थोड़ा अपन एक एनालिसिस करते हैं, तो अभी वापस बता रहा हूं पूरा प्रोविजन। पहला कंडीशन क्या है, 61A 182 या उससे ज्यादा है तो रेसिडेंट, बी 60 उससे ज्यादा एंड 365 लास्ट साल में तो भी क्या है रेसिडेंट। अभी बी में एक्सेप्शन है, कौन से दो, ये दो, कि अगर एम्प्लॉयमेंट है या शिप कंपनी का एम्प्लॉय है तो 182 होगा,
इंडियन ओरिजिन है तो भी कितना होगा 182। कब? अगर इनकम इंडिया में अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से कम है, तो फॉरेन में कितना इनकम है फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है एंड जो एक्सेप्शन है वो कितना बोलता है, अगर इंडियन ओरिजिन का बंदा है ये इंडियन सिटीजन दोनों चलेगा, तो उसके लिए 120 होगा। बट कब? उसका इनकम इंडिया में 15 लाख से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए अदर देन फॉरेन सोर्स। तो देखा जाए तो ये 60 के लिए 3 एक्सेप्शन मैंने पढ़े, तीनों में 182 है। जो बी वाला एक्सेप्शन है उसका 120 हो सकता है अगर इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अब ये क्यों किया, लॉजिक बताता हूं, अभी मैंने लॉजिक समझो। गवर्नमेंट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि काफी लोग ऐसे इंडिया में विजिट में आते हैं और दे मैनेज देयर स्टे इन सच वे दैट दे बिकम नॉन रेजिडेंट इंडिया, और इंडिया में वो इनकम पे टैक्स नहीं पे करते, दे मैनेज देयर स्टे अकॉर्डिंगली। तो इनको पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, 180 डेज आगे निकल जाते हैं, क्योंकि 182 बनेंगे तो रेसिडेंट बनेंगे ना, दे स्टे हियर ओनली फॉर 180 डेज एंड दे डोंट पे टैक्स इन इंडिया, बल्कि उन्हें देना चाहिए। तो उनको पकड़ने के लिए 120 कर दिया है। चलो 182 तो ठीक है, तुम 6 महीने अभी 4 महीने रहेंगे तो भी खत्म बात। तो ये जो लोग है, गवर्नमेंट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि पीपल आर मैनिपुलेटिंग द प्रोविजन ऑफ रेसिडेंट स्टेटस to achieve required status so that they will pay tax or they will not pay tax or they will pay tax in other country at a lower rate. इंडिया में टैक्स नहीं देंगे, बाहर की कंट्री में वो डिपेंड्स, और they will pay tax outside India at a lesser rate. So some of them manage their tax liability in a smarter way to minimize their tax payment. तो इनको पकड़ने के लिए 182 का कितना किया, 120 किया। दैट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन होती है एक्सेप्शन 182, इसमें जो सेकंड कंडीशन है उसमें 122 होगा। सबको समझा क्या? देखो इसको लिख के रखना है। नाउ ये जो तीसरा एक्सेप्शन है वही वापस से कर रहा हूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है, 182 से ज्यादा है तो रेसिडेंट है, या फिर 120 से ज्यादा है तो भी रेसिडेंट है, प्लस इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो फॉरेन सोर्स छोड़ के इंडिया का जो इनकम है, फॉरेन में करोड़ों का फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया में जो इनकम है इंडिया में वो 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। व्हाट इज फॉरेन सोर्स? जो ड्यू इंडिया के बाहर हुआ है, जो रिसीव इंडिया के बाहर हुआ है। अब एक क्वेश्चन है, मेरे को आंसर देने की कोशिश करना। बताओ, उस बंदे का स्टे इंडिया में 140 है, 182 हो रहा है क्या? नहीं। 60 हो रहा है, पर उसके पहले 4 साल का स्टे नहीं दिया है तो वो भी गया। ठीक है ना, तो वो कहीं भी नहीं बैठ रहा है, ना 60 में बैठ रहा है ना 182 में। 60 में बैठ रहा है बट 60 एंड 365 है, तो पहले केस में क्या बनेगा, वो नॉन रेसिडेंट। सेकंड बोलो, अभी बताओ। हाँ, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बंदा कौन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है। तो अगर उसका इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा है, क्या है, 16 लाख रुपया है, एंड स्टे भी 120 से ज्यादा वो भी है, तो क्या बन जाएगा, वो रेसिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। अच्छा, एग्जैक्टली 15 लाख है तो नॉन रेसिडेंट। उन्होंने बोला एक्सीड 15 लाख होना चाहिए। 120 का प्रोविजन अप्लाई करने के लिए इनकम शुड एक्सीड 15 लाख, तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट, 60 डेज एंड 20 लाख नहीं होगा ना, अभी इनकम है बट स्टे कितना चाहिए, 120 चाहिए मिनिमम, वो 60 हो रहा है। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, अगेन नॉन रेसिडेंट होगा। अभी यहाँ पे 185 है, नीचे आने की जरूरत नहीं है, वो पहले कंडीशन में क्या बनेगा, इनकम कितना भी हो क्या बनेगा, वो रेसिडेंट बनेगा। 120 है एंड 16 लाख है, अभी एग्जैक्टली 120 है, अभी 120 और मोर बोला है, तो 120 तो भी चलता है, तो क्या बनेगा बताओ, रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पढ़ा है एक्सेप्शन 120 दिन का, वो तो 120 दिन भी होना चाहिए और 15 लाख भी से ज्यादा होना चाहिए। तो इनकम में एक्सीडिंग 15 लाख बोला है, इनकम एक्सीडिंग 15 लाख, बट डेज लेस देन इक्वल टू बोला है, डेज क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू बोला है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप क्या बनते हो, रेसिडेंट। ठीक है, नाउ अभी
तो आई होप दिस इज क्लियर। ये अच्छे से पढ़ लेना। मैं वापस नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर रिवीजन लूंगा, पूरा स्टार्ट टू वापस बताऊंगा आपको, बट आप 2 बार वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मैंने जो आपको चार्ट्स दिए ना, वो चार्ट्स लिखना फिर देखना, मजा आएगा आपको। चार्ट्स को रिवाइज करना, वीडियो देख के मतलब नहीं। मैंने आपको जो चार्ट्स दिखा अभी 2-3, वो आपके नोटबुक में लिखो एंड फिर पढ़ो, मजा आएगा। अभी एक इश्यू था कि जो लोग शिप पे काम करते हैं, वो कैसे डिसाइड होगा कि इंडिया के बाहर गए, इंडिया में आए? बिकॉज इंडिया इंक्लूड्स वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल, है ना? तो कैसे पता चलेगा कि वो कब इंडिया के बाहर गए, कब इंडिया में आए? तो एक क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है जो फॉरेन गोइंग शिप है उसके लिए, कि कैसे पता चलेगा सर वो शिप इंडिया के बाहर गया है। सी, इंडिया में शिप जा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं, वो इंडिया में है, बट अगर क्रू मेंबर इंडिया के बाहर जा रहा है तो देखो क्या बोला है। तो उनका एक सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप। तो ये जो फॉरेन बाउंड शिप है, कोई एम्प्लॉय जो इंडिया के बाहर जा रहा है, यूएस जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू, तो जिस दिन एक सर्टिफिकेट है जो ये लोग मेंटेन करते हैं शिपिंग कंपनीज, उसपे जब वो साइन करेगा ज्वाइनिंग का, वहां से ही इंडिया के बाहर माना जाएगा। फिर बोले वो शिप पे उधर 2 दिन में रहेगा इंडिया में, लेकिन द मोमेंट ही ज्वाइन द शिप एंड साइन द सर्टिफिकेट, उसका स्टे इंडिया के बाहर माना जाएगा। एंड जब वो साइनिंग ऑफ करेगा, जब वो साइनिंग ऑफ करेगा तो उतना पीरियड इंडिया के बाहर मानेंगे। तो ये सर्टिफिकेट जिस दिन साइन किया एंड साइन ऑफ किया, ये टोटल से इंडिया के बाहर मानेंगे, एंड बाकी आपको फिर इंडिया में कितना कैलकुलेट करना है, तो ये एग्जाम में दिया जाएगा। ये टर्म्स दिए, कुछ काम के नहीं है। देखो एक क्वेश्चन बताता हूं। इन प्रीवियस ईयर 23-24, राजू अटेला, Indian citizen, a vessel manager in Star Ocean Transit Limited, which operate freight from Mumbai to Colombo port. It does not involve transit of passenger. ये इसे दिया है। Raju Atela, being a crew member of ship, provide following information of his voyage during 23 choice. Date entry into continuous discharge certificate for joining the ship 3 August. Date entry into continuous discharge certificate for signing off 31 December. एंड 1 जनवरी को उसके वो मुंबई में गया एंड जॉब छोड़ दिया। उससे फर्क नहीं पड़ता है जॉब छोड़े या करे, अपने को क्या पता है इतने समय इंडिया के बाहर माना जाएगा। सो 3 अगस्त से 31 दिसंबर, कहां से 3 अगस्त 23 से 31 दिसंबर 23, हाँ बराबर है, वो इंडिया के बाहर था। तो बताओ कितने नंबर ऑफ डेज बाहर था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा 3 तारीख को पूरा काउंट करना है, कल ही पढ़ाया था, आने जाने का डेट नहीं दिया। तो अगस्त में से मैं 2 नहीं लूंगा, अगस्त के 29, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। तो यहाँ पे मैंने आने जाने का दिन इंक्लूड किया, 3 अगस्त को भी इंक्लूड किया है और 31 दिसंबर को भी इंक्लूड किया है। सो 29 + 30 + 31 + 30 + 31, ये था आउटसाइड इंडिया। स्टे इन इंडिया 366 - 151, 215 डेज। तो स्टेटस क्या होगा? रेसेंट। क्यों? सिंपल है, उसका स्टे जो है मोर देन 182 है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, जिस दिन ज्वाइन किया, जिस दिन साइन ऑफ किया, वो पीरियड इंडिया के बाहर। इस साल 23-24 में लीप ईयर है, इसलिए मैंने 366 लिया है। क्वेश्चन में अगर 365 तो उसको 366 करके लेना, तो टोटल स्टे कितना होगा? 215। एंड आंसर क्या होगा? रेसिडेंट। सॉल्यूशन में दिया है, बस इतना आप चेंज कर लो, यहाँ पे 366 कर लो बस। बाकी सब दिया है, ठीक है। अभी और एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डीम रेसिडेंट। नाउ व्हाट इज डीम रेसिडेंट? अभी जरा बताओ, रेसिडेंट स्टेटस, रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या आपने देखा स्टे का कंडीशन? या तो 182 होना चाहिए, या तो 60 होना चाहिए, या तो 120 होना चाहिए, प्लस कंडीशंस है।
मतलब या तो 60 विथ सम कंडीशन, या तो 120 विथ सम कंडीशन, एंड 182 डायरेक्टली नो कंडीशन। तो रेसिडेंट बनने के लिए आपको इतना समय रहना है। गवर्नमेंट ने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोविजन को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब वो उनका स्टे ऐसे मैनेज करते हैं कि जो किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं देते हैं। तो इंडिया में दे स्टे फॉर 20-30 डेज, बिकॉज ये कंडीशन फुलफिल हो गए तो रेसिडेंट बनेंगे। सो इंडिया में वो कम दिन रहते हैं, हर एक कंट्री में थोड़े थोड़े दिन रहते हैं, एंड दे अचीव रिक्वायर्ड स्टेटस, जिससे उनको कहीं पे भी टैक्स देने की जरूरत ना पड़े, कहीं पे भी नहीं, ना इंडिया में ना इंडिया के बाहर। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए 61A लाया गया, जहां पे पीरियड ऑफ स्टे कितना है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे कम भी है तो भी 61A में पकड़ा जाएगा। तो एग्जाम में आपको आंसर देने से पहले दोनों सेक्शन देखना है कि 61 के हिसाब से क्या बन रहा है। उस पर रेसिडेंट बन गया तो बात खत्म, अगर उसमें नॉन रेसिडेंट बनना है तो डायरेक्टली आंसर मत लिखना, 61A भी चेक करना। तो जब तक आप दोनों सेक्शन चेक नहीं करोगे आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। तो 61A का स्पेशलिटी क्या है, इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज, इसलिए उसको बोलते हैं डीम टू बी रेसिडेंट, क्योंकि रेसिडेंट स्टेटस के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, आपका स्टे, बट डीम रेसिडेंट के लिए स्टे इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्या कंडीशन है, क्लॉज 1A क्या बोलता है, नॉट विथ एनीथिंग कंटेनिंग क्लॉज 1। तो 1A में लिखा है कि 1 को हम ओवरराइड करते हैं, मतलब लिखो बाजू में नंबर ऑफ डेज नॉट रिलेवेंट। पहला कंडीशन, बंदा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लेकिन दूसरा उसका इनकम इंडिया में अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, एंड तीसरा उसने किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दिया है, he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। मतलब उसको किसी भी कंट्री में टैक्स देने की जरूरत नहीं है इंडिया के बाहर, और ना इंडिया में, मतलब टैक्स नहीं दे रहा है, वो उसका स्टे ऐसे बराबर मैच कर रहा है, यहाँ पे 30, वहां पे 40, वहां पे 50, सो दैट उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है यारो, एंड जहाँ पे कोई टैक्स नहीं भरता है वहां पे इंडियन गवर्नमेंट होता है यारो। तो उसको इंडिया में तीनों कंडीशन एक साथ है, आइदर और नहीं है, तो क्या बनेगा, वो रेसिडेंट भी बनेगा प्लस RNOR भी बनेगा, जो मैंने कहा था ना 2 एडिशनल कंडीशन है। तो इसका स्टेटस फिक्स है, देखो दिया है, मतलब इसके गवर्नमेंट ने दोनों स्टेटस की, इससे क्यों सर, अरे RNOR के लिए वापस स्टे का कंडीशन है, तो वो इसका स्टे तो है ही नहीं ना, स्टे होता तो ऊपर पकड़ा जाता। तो इसलिए बोला कि ये बंदा जब RI बनेगा तो डायरेक्टली क्या बनेगा, RNOR बनेगा। एंड ऊपर जो अपन ने पढ़ा ना, इधर भी लिख के रखना, ये वाला बंदा, ये भी बंदा क्या बनेगा, डायरेक्टली RNOR। तो RNOR कौन बनेंगे, फिक्स्ड है, जो 120 और 15 लाख का कंडीशन फुलफिल करेगा वो रेसिडेंट में बनेगा, प्लस बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, RNOR। ये आगे में पढ़ाने वाला अभी बताया। एंड दूसरा कौन बनेगा RNOR, ये डीम रेसिडेंट वाला भी RNOR बनेगा, बट तीनों कंडीशन एक साथ। अभी देखो जरा, सिटीजनशिप फॉरेन की है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है, स्टे इंडिया में 30 डेज है, इसके लिए स्टे का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है नहीं, एंड 4 साल का स्टे कितना है, 380 डेज है, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो चलो, अब एक एक करके देखो, पहले बताओ 60 डेज हो रहा है क्या, नहीं, 182 भी नहीं हो रहा है, करेक्ट ना, क्योंकि 30 डेज का स्टे है, तो 61 के हिसाब से ना 120 ना 60 हो रहा है ना 65, तो 61 के हिसाब से वो नॉन रेसिडेंट है। अभी 61A के हिसाब से स्टे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहला कंडीशन क्या है, बोलो वो इंडिया का सिटीजन है क्या, बताओ, नहीं है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है ना, खत्म। तो बाकी इनकम भले उसका 15 लाख से ज्यादा है, बाकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, कौन से दो, ये हो रहा है और ये हो रहा है, तीनों जहां पे ग्रीन होगा ना, तो इस केस में क्या बनेगा, वो रेसिडेंट तो नहीं बन सकता, क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट बनेगा। तो नोट क्या लिखना है आपको, केस में क्या नोट लिखना है, नोट नंबर 1, ये आपको लिखना है केस नंबर 1, क्या लिखना है, नोट नंबर 1, to become deemed resident in India, person need to be citizen of India। ये बंदा इंडिया का सिटीजन नहीं है, अच्छा इंडियन ओरिजिन का है सर,
लेकिन यहाँ पे दोस्तों इंडियन ओरिजिन का क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान से देखो, ऊपर इंडियन ओरिजिन का क्राइटेरिया है, यहाँ पे 6(1)(a) में इंडियन ओरिजिन का क्राइटेरिया नहीं है, समझा आपको। दूसरा, सिटीजनशिप इंडिया का है क्या है, चलो पहला फुलफिल हो गया। टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है क्या, नहीं है, ये हो गया। तो सिटीजनशिप इंडिया का है। नॉट लायबल टैक्स, वो भी है, लेकिन इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है। तो जो मैं येलो कर रहा हूं उसकी वजह से क्या बनेगा, वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। और स्टे भी 30 डेज है, मतलब 6, पहले ये देखना है 6(1)(a) भी क्या हो गया, फेल हो गया। 6(1)(a) क्या हो गया, फेल हो गया। 6(1) सॉरी, ना 60 हो रहा है ना 182। नेक्स्ट केस में अगेन 30, तो 6(1) फेल हो गया। अभी आते हैं 6(1)(a) में, बोलो सिटीजन इंडिया का है क्या है, लायबल टू पे टैक्स नहीं है, इंडिया में इनकम 15 लाख से ज्यादा है क्या है, तो अभी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए, है ना। देखो ना, सिटीजन भी है, इनकम 15 से ज्यादा है, किसी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, ये RI प्लस RNOR, क्या बनेगा, वो RI प्लस RNOR। अपने डायरेक्टली RNOR लिख दे तो भी चलेगा, उसका रीजन लिख दो कि वो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टे 30 डेज है, तो 6(1) फेल हो गया। सिटीजनशिप है, इनकम भी है, इज लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, यस। डीम रेजिडेंट कब माना जाएगा, अगर किसी कंट्री पे टैक्स नहीं दे रहा है, तो मतलब ये चोरी नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं टैक्स दे रहा है ना। तो ये आंसर क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। क्या लिखना है आपको, कौन सा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है वो, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया होना चाहिए, बट इज लायबल टू पे, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी कंट्री, बट ये बंदा लायबल टू टैक्स इन सम अदर कंट्री, इसलिए क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट बनेगा। नेक्स्ट, सिटीजनशिप फॉरेन का है, लेकिन यहां पे देखो स्टे 138 है एंड 380 है। तो पहले 6(1)(a) देखते हैं, 6(1)(a) के हिसाब से 182 नहीं हो रहा है, 6(1)(c) 60 हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड 365 हो रहा है, क्या हो रहा है, तो दोनों हो रहा है, तो ये बंदा रेसिडेंट तो बन ही जाएगा। क्या बनेगा वो, फिर ये 6(1)(a) में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एज पर 6(1)(a) वो स्टे का करेक्टर फुलफिल कर रहा है। दोनों एक साथ देखना है, 6(1) नहीं हुआ तो 6(1)(a), तो 6(1) में बैठ रहा है कि नहीं, यस, मोर देन 60 हो रहा है। अच्छा, अभी इज इक्वल्ड बाय एक्सेप्शन, नहीं एक्सेप्शन में नहीं है, कुछ डेटा नहीं दिया है, एंड 6 की दोनों कंडीशन ने फुलफिल किया है, जो एडिशनल कंडीशन है, तो बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ पे यस लिखा है ना, ये कौन सी है, मैंने कहा था ना, दो एडिशनल कंडीशन, अगर RI ने दोनों कंडीशन फुलफिल की तो ROR, तो यहाँ पे भी दोनों कंडीशन फुलफिल है, बट पहले RI बन रहा है कि चेक करो, फिर आगे का देख के मतलब है ना। बोलो, बट ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बोलो क्या होगा फिर, क्योंकि देखो 60 एंड 364 है, बट 60 में क्या बोला है, जो बंदा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसके लिए 182 होगा, है ना। बताओ अभी क्या होगा, समझा कि नहीं आपको। देखो पहला क्राइटेरिया क्या है, 6(1)(a) 182 चाहिए, देन 6(1)(c) 60 एंड 365 चाहिए, एंड इसमें जो एक्सेप्शन है उसमें 182 चाहिए, एंड इसमें जो एक्सेप्शन है उसमें 120 चाहिए। तो यहाँ पे उसका स्टे 138 है, तो ये तो उड़ गया, इसके हिसाब से बैठ रहा है, ये दोनों बैठ रहा है, बट ये बंदा एक्सेप्शन में कवर्ड है, इंडियन ओरिजिन अगर है। हाँ, अभी एक ही कंफ्यूजन है कि वो इस साल इंडिया में आ रहा है कि नहीं, अपने को नहीं पता, क्योंकि मैंने कहा था ये प्रोविजन तभी अप्लाई होता है जब इस साल वो इंडिया में आना चाहिए, तो अगर वो इस साल इंडिया में आता है तो फिर उसके लिए मिनिमम कितना करना पड़ेगा, बोलो कितना होना चाहिए। हाँ, इंडियन ओरिजिन है ना, मतलब एज्यूम करना है कि इस साल में आता है, तो बोलो उसको कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए।
लेकिन 182 का कितना कर दिया, 120 कर दिया। अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे 122 के हिसाब से देखो अभी ये क्या बनेगा, RNOR बनेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ध्यान से सुनना मैंने क्या किया। 61A फेल हो गया, 182 नहीं हो रहा है। 61C में 60 एंड 365 हो रहा है, बट अगर बंदा इंडियन ओरिजिन का है तो 60 गेट रिप्लेस बाय 182, करेक्ट ना। तो 182 नहीं हो रहा है, लेकिन 120 में फिट बैठ रहा है, क्योंकि मोर देन 120 भी है, प्लस उसका इंडिया में इनकम 15 से ज्यादा भी है। तो ये 120 के हिसाब से मैंने आंसर दिया है। पहले 60 में बिठा दिया, 182 में 60 में बैठ गया, फिर उसको उठा के 182 में डाल दिया, फिर वहां से उसको उठा के 120 में डाल दिया, एंड 120 भी हो रहा है और इनकम भी है, तो क्या बनेगा वो, RNOR बनेगा। क्या बनेगा वो, RNOR बनेगा। ठीक है, तो आगे के 3 क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप घर पे सॉल्व करो, एंड फिर देखते हैं क्या आंसर आता है, एंड फिर आगे अपन बढ़ेंगे, एंड फिर आगे जाके इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो ध्यान से देखो, चार्ट्स पहले बनाओ, एंड कोई भी डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर बताना। अपना ग्रुप है उसमें ऐड हो जाना, आपको मेल पे आ रहेगा, और प्लीज बताना। थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय।